देखिए बेस थ्योरम जो एक्चुअली होता है इसमें हमारा 3-4 पार्ट होता है। पहली चीज तो, और दूसरी चीज ये है कि बेस थ्योरम जो होता है ना बेसिकली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग अप्लाई करते थे, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसी का रिवर्स बोल सकते हैं बेस थ्योरम। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, यहाँ पे हमने आपको डिस्कस किया था और बताया था किसके बारे में, अच्छा उसमें हमने बताया था, तो उसमें हमने बताया था जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट बताया था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमने क्या बताया था, पी ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू हमारा आया था पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी आया था। तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में जो हमने कंडीशन बताया था, क्या चीज बताया था, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो हमने बताया था आपको, है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमने क्या बताया था, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए डिवाइड बाई बी बताया था। तो वही कॉन्सेप्ट है एक तरह से यहाँ पे भी जो बेस थ्योरम में अप्लाई होता है। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये, बेस थ्योरम को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा, पहला चीज पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, इसमें आपको एक चीज कि अगर मान लेते हैं कई सारे इवेंट्स दिए गए हैं, मान लो लेट, यहाँ पे आप बोलो लेट E1 E2 एंड सो ऑन En आर द इवेंट्स, ठीक है, और इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ये सब इक्विवेलेंट है S के। S मतलब क्या हुआ कि एक इवेंट S को n पार्ट में E1 E2 E3 और En पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इस तरीके से डिवाइड किया गया कि यहाँ पे जो वैल्यू आप लोगे ई आई इंटरसेक्शन ई जे का जो वैल्यू आएगा 5 होना चाहिए, पहला चीज, ठीक, मतलब आई का वैल्यू जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा चीज, जब भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे बेस थ्योरम के बारे में, ई आई का वैल्यू ई जे के इक्वल नहीं होगा। दूसरा चीज, E1 यूनियन E2 यूनियन एंड सो ऑन En का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, S के इक्वल होना चाहिए, ये S के इक्वल होगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एनी इवेंट, ये तो हम लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है सभी के केस में, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन होना चाहिए। पहली चीज कि ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है, अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो एक तरह से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं इसी को, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 का जो वैल्यू होगा वो S के इक्वल आएगा, ठीक। इसमें क्या होता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में कि अगर मान लेते हैं हम किसी इवेंट को, मान लो हमारा पास कोई एक इवेंट A है, उसको हम इस तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 की मैं बात करूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मैं यूज कर रहा हूं। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 ऑलरेडी हैपन, या हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करें यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A डिवाइड बाई मान लो E2 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे ही सभी के लिए En, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई En। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं अगर हम बहुत सारे किसी भी प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी इवेंट A को अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीजें अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। हो क्या रहा है यहाँ पे कि मान लेते हैं जस्ट सपोज हमने कोई काम किया, मतलब जैसे काम का मतलब ये हुआ कि मान लो हमारे पास एक प्लेइंग कार्ड है, ठीक है, प्लेइंग कार्ड में से मैंने क्या किया, ये हमारा टोटल, जैसे ये इवेंट E1 E2 E3 को मैं अलग पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ। एक में मैंने बोला कि मान लो एक इवेंट E1 है जिसको हमने स्पेड ड्रॉ करना है, एक कार्ड ड्रॉ करना है जिसमें से वो स्पेड आए, ठीक। दूसरा हमने इवेंट को ले लिया, मान लेते हैं कि आप एक कार्ड ड्रॉ करिए जिसमें 2 कार्ड ड्रॉ करिए जिसमें वो डायमंड है।
ठीक, तीसरे इवेंट को हमने मान लिया, जस्ट सपोज मान लेते हैं हमारा क्या आ रहा होगा, ये डायमंड है। तीसरे में हमने मान लेते हैं रेड कार्ड की मैं बात कर लेता हूँ। फिर चौथे में मान लेते हैं हमने इवेंट E4 को मान लिया क्या चीज़, ब्लैक कार्ड मान लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हम यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये वाला, ये E1 E2 E3 E1 का जो यूनियन जो वैल्यू हमारा आएगा वो क्या आना चाहिए, इक्वल टू S होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो हमारा आएगा ये ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ पे हमने मान लो E1 E2 E3 को इस तरीके से मेरे को मान लो हमको लेना है, तो ये E3 और E4 दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ 5 आना चाहिए। पहली चीज़ यहाँ पे ये वाले की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इनको और इनको कंबाइन कर दूंगा तो फिर ये स्पेड और रेड कार्ड में हमारा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा ये वाले में। तो फिर हमारा ये जो क्वेश्चन जो हमें कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ गलत हो जाएगा इसमें खास तौर से। तो मान लेते हैं हम सिर्फ इसको ले रहा हूँ, ये वाले को E3 और E4 को मान लेता हूँ, ठीक, या स्पेड या डायमंड को E1 और E2 को मान लेता हूँ इस तरीके से, ताकि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो वैल्यू आए वो क्या है, 5 है। ठीक, अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं मेरे को एक रेड कार्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, फिर उसको मैंने क्या किया, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करूंगा तो विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने क्या किया, दूसरा कार्ड ड्रॉ करूंगा तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी या दूसरा भी रेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो वही चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड बॉल मान लो हमने ड्रॉ कर लिया, दूसरी बार रेड कार्ड हमने ड्रॉ कर लिया, दूसरी बार हम जब क्या कर रहे हैं उसको हमने वापस उसमें नहीं रखा, बॉल या कार्ड ड्रॉ करें तो वापस हमने उसमें नहीं रखा, किसमें, जो प्लेइंग कार्ड का पैकेट था उसमें नहीं रखा। फिर हमको बोला गया कि नहीं आप ब्लैक बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये जो हमारा आ जाएगा PA/E1 आ जाएगा। ठीक, ऐसी फिर दूसरे इवेंट की बात किया जा सकता है, ऐसे तीसरे, ऐसे चौथे, ऐसे n इवेंट्स की मैं बात किया जा रहा है। तो इसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और लिखने का एक और तरीका होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे I = 1 to, मान लो हमने n दे दिया और यहाँ क्या दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI हमने बोल दिया इस तरीके से। तो ये भी तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, कब, थ्योरम फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी के केस में। नेक्स्ट हमारा आता है बेस थ्योरम, जो हमारा हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे थे, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं हम किसी पार्टिकुलर इवेंट की मैं बात करूं, जैसे मान लो n इवेंट्स हो रहे हैं, S1 E1 E2 E3, तो अब बेस थ्योरम ये कहता है कि जब हम इसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमसे इस पार्टिकुलर इवेंट से, मतलब इतने सारे इवेंट में से उस पार्टिकुलर इवेंट की बात किया जाएगा, टोटल में से उस पार्टिकुलर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी की बात किया जाता है इन जनरल। तो अगर मान लो मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, लिखने का तरीका, या मैं इसको लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लेते हैं हमने लिख दिया E/A, जस्ट सपोज मान लो लिख दिया, तो इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ EI/A हमारा लिख दिया हमने, तो यहाँ जो हमारा वैल्यू आएगा EI और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI होल डिवाइड बाई समेशन ऑफ ये पूरा वैल्यू I = 1 to n probability of EI and probability of A/EI। तो यही हमारा बेस थ्योरम आता है, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखो अगर मान लेते हैं मैं इस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूं, बताऊं, तो देखो इसको आप इसको एक रिप्रेजेंट करूं या क्वेश्चन बनाऊं, तो देखो इसको आप एक क्वेश्चन से समझ सकते हो कि इसमें हम लोग कैसे इस चीज़ को कर रहे हैं। मान लिया हमने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बेस थ्योरम में और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमको कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन में डिफरेंट क्या मिलेगा, या हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि हमारा आंसर यही आएगा, या इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अभी देखो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि इसी तरीके से करना। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अ फैक्ट्री हैज 3 मशीन A, B एंड C। ठीक, एक फैक्ट्री है A,
फिर बी और ये सी। ठीक, प्रोड्यूसिंग 100, 200 एंड 300 बॉल्स पर डे। इसमें 100, इसमें 200 और इसमें 300 बॉल्स पर डे प्रोडक्शन हो रहा है। मशीन ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव बॉल, इसमें 1% डिफेक्टिव बॉल हो रहा है, इसमें 2% डिफेक्टिव बॉल, एंड सी प्रोड्यूसेस also 2% defective bolts. At the end of the day, a bolt is drawn at random and is found to be defective. ठीक, what is the probability that this defective bolt has been produced by machine C? तो हमसे ये बोला जा रहा है कि ये मशीन C से ही होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो बेस थ्योरम को हमको बस ये पहचानना है कि अब यहाँ पे ना इसमें क्या कंडीशन आ रहा है। इसमें ये चीज जो बोल दिया जा रहा है ना कि बाई मशीन सी, यानी इसने नेमिंग कर दिया कि ये मशीन सी से होना चाहिए, तो फिर ये पार्टिकुलर नेमिंग कर दिया कि मशीन सी से ही होना चाहिए। तो यही चीज हमारा बोला जा रहा है कि इतने सारे चीजों में से, यानी तीन फैक्ट्री दिया गया है और मशीन सी से ही होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा, हमको ये बोला जा रहा है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं मान लो बेस थ्योरम से न बोलता, मैं सिर्फ सिंपल ऐसे बोल देता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बोल्ट। तो जब डिफेक्टिव बोल्ट बोलता है ना तो फिर हमारा ये कंडीशन नहीं अप्लाई होता। मैं क्या अप्लाई करता पता है, मैं बेस थ्योरम ना अप्लाई करके क्या करता, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करता। समझ रहे हो? तो फिर वो आपका एप्लीकेशन होता है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन का एक इस तरीके से एग्जांपल आता है। मान लो हमारे पास 3 बकेट रखा हुआ है। इसमें हमने बोल दिया 3 रेड बॉल है, 4 व्हाइट बॉल, यहाँ भी 4 रेड बॉल और 5 व्हाइट बॉल, यहाँ मान लेते हैं 7 रेड बॉल और 5 व्हाइट बॉल दे दिया। तीनों बैग है, ठीक है। अब 3 बैग में से किसी एक बॉल को मान लो चूज किया जा रहा है, तो इन तीनों में से रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो फिर ये हमारा क्या जाएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ जाएगा। अगर मैं ऐसे बोल देता ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बैग बी से रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो फिर ये क्या हो जाता, बेस थ्योरम अप्लाई हो जाता। समझ रहे हो इस बात को? तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, अगर मैं सभी का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। प्रोबेबिलिटी तो हालांकि यहाँ दिया ही है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना हो रहा है, प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 100 प्लस 200 प्लस 300, कितना हो रहा है प्रोडक्शन, 600 हो रहा है, ठीक। तो अगर मैं इवेंट E1 की बात करूं, यानी यहां से प्रोबेबिलिटी निकालने का, तो कितना आ जाएगा, इसको मान लो इवेंट ए ही बोल देता हूं, चलो ए बोल दिया। तो यहां से जो बोल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी यहां से बोल्ट के होने की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 6/100। बी का प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 200 डिवाइड बाई 600, यानी कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और पीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 डिवाइड बाई 600, ये हो जाएगा 1/2 आ गया, ठीक। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर मान लेते हैं जो हमारा डिफेक्टिव वैल्यू होगा, डिफेक्टिव वैल्यू का मतलब अगर मान लेते हैं डिफेक्टिव बोल्ट होगा, हम अगर ए से निकालें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो मान लो हमने निकाल लिया, इसको मैं बोल देता हूं, जस्ट सपोज डिफेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो डिफेक्टिव बोल्ट को मान लेते हैं हमने पी बोल दिया या डी बोल देते हैं, ठीक। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिफेक्टिव बोल्ट। तो डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम बैग ए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो डिफेक्टिव बोल्ट के होने की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो पहले वाले से डिफेक्टिव अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका परसेंटेज कितना है, 1/100। प्रोबेबिलिटी में निकालूंगा तो 1% और प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट करूंगा तो 1/100, और इसकी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ कितना दिया गया, 1/6 दिया गया। तो मैं इसका कैलकुलेट करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ऐसे ही डिफेक्टिव बोल्ट के होने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द बैग बी, तो उसका परसेंटेज कितना दिया है, 2/100, और
डिफेक्टिव बोल्ट के होने की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही डिफेक्टिव बोल्ट के फ्रॉम द बैग सी कितना हो जाएगा, 2/100 इंटू 1/2। तो अब देखो हमसे ये पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हमको फेवरेबल कंडीशन बनाना है। किससे होना चाहिए, सी वाले बैग से होना चाहिए। तो सी वाले बैग से होने के लिए प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, तो हमारा देखो कंडीशन कैसे बनाएंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल कंडीशन हमारा ये है सी वाला, 2/100 इंटू 1/2 और डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी 1/100 इंटू 1/6 प्लस 2/100 इंटू 1/3 प्लस 2/100 इंटू 1/2। बस इसी को सॉल्व कर लो, हमारा जो भी वैल्यू आएगा डिफेक्टिव बोल्ट के सी बैग से यानी सी फैक्ट्री से होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि अ पर्सन गोज टू हिज ऑफिस बाय यूजिंग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन डिफरेंट डेज। ठीक, तो it is known that the probability that he will come by train, bus, scooter or by car are respectively। तो ये अलग अलग इससे रिसोर्सेज से मान लो जा रहा है। जब ट्रेन से जा रहा है तो मान लिया हमने ट्रेन से जो जा रहा है उसको मान लेते हैं, जस्ट सपोज इसको E1 मान लिया है ना, E1। ठीक, तो E1 को चलो मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को, ट्रेन को हमने मान लिया दिया हुआ 1/10। ट्रेन के बाद बस का जाने का, इसके आने का क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ही विल कम, तो बस से आने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ, 3/10 दिया हुआ है। फिर स्कूटर से E3 मान लिया, वो कितना दिया हुआ, 2/10 दिया हुआ है। और फिर कार से आने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ, 4/10 दिया हुआ है। ठीक, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर इफ ही कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर एंड कार रेस्पेक्टिवली। यानी अगर मान लो इसके लिए बात किया जाए तो ये 1/4 है, इसके लिए बात किया जाए तो 1/5, इसके लिए बात किया जाए तो 1/6 और इसके लिए बात किया जाए तो 1/3 है। वन डे व्हेन ही रीचेज ऑफिस ही इज लेट। तो एक दिन वो ऑफिस पहुंचा और वो लेट हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज कम बाय ट्रेन। तो ये किससे पूछा जा रहा है, ट्रेन से पूछा जा रहा है। यानी इसके लिए हमसे पूछा जा रहा है कि इससे होने का, यानी ट्रेन से आए और वो लेट हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फिर से यही हमारा क्या आ जाएगा, बेस थ्योरम का कंडीशन आ गया। मतलब ये हुआ कि अब इसमें ना क्या किया, अब मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल देता कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो लेट हो जाएंगे, हालांकि लेट तो सभी से हो रहे हैं। ठीक है, या मान लेते हैं लेट हो जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, सभी से कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना लेट होंगे, ये नहीं कैसे, मतलब लेट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता कि आप बस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट। ठीक है, ही इज लेट, तो बस अब उस कंडीशन में हमारा क्या जाएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का अप्लाई करते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मतलब ये हुआ कि जो हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ना यहाँ नीचे में, यही हमारा कंडीशन आ जाएगा, यही हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेवरेबल कंडीशन में हमको ट्रेन बोल दिया जा रहा है कि ट्रेन से आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1/4 इंटू 1/10 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 1/10 प्लस 3/10 इंटू 1/5 प्लस 2/10 इंटू 1/6 प्लस 4/10 इंटू 1/3। जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/10 ऊपर और नीचे से दोनों जगह से कॉमन ले लो, अपने आप दिख ही रहा है, कैलकुलेट कर लोगे आ जाएगा आंसर। आपको गिवन टेस्ट एंड एग्जामिनी आइदर गेस आर कॉपीज और नोज द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन with 4 choices, the probability that he may guess is 1/3। तो मान लेते हैं उसको मैं E1 मान लेता हूँ, probability of E1 is 1/3। ठीक, and the probability that he copies the answer, कॉपी के लिए हमने मान लिया 1/6 मान लिया।
ठीक। और with 4 choices the probability that he guess and he copies the answer is 1/6. The probability that his answer is correct, given that he copies, is 1/8. He knew the answer to the given question that he correctly answered it. देखो इसमें क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है। पहली चीज तो ये कि इन अ टेस्ट एंड एग्जामिनी आइदर गेस आर कॉपी आर नोज द आंसर। तीन चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये हमने जो लिखा, किसका किसका लिखा, गेसिंग का, ठीक है। तो गेस के लिए हमारा ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक। कॉपी का भी प्रोबेबिलिटी हमारा दिया हुआ है एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर 1/6 दिया हुआ है, ठीक। द प्रोबेबिलिटी, और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दिया हुआ है एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6, दैट हिज आंसर इज करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, यानी अगर मान लो वो आंसर जानता है, गेस कर रहा है, कॉपी कर रहा है और क्या कर रहा है, नोज द आंसर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या आ सकता है। अगर वो आंसर जानेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में से जो बचा हुआ पार्ट होगा वही हमारा लास्ट वाला आएगा। लास्ट वाला आने का मतलब ये हुआ कि या तो ये तीनों का जो सम होना चाहिए वो प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कैलकुलेट कर लिया। तो कितना आ जाएगा, 1 - 2 + 1 यानी 3/6, 3/6 यानी 1 - 1/2 यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है। टोटल में से प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसका आंसर करेक्ट होगा गिवन दैट ही कॉपीज। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमको दिया हुआ है, किसका, मतलब उसके सही होने का, है ना। हिज आंसर इज करेक्ट, उसके सही होने का चांस कितना है, 1/8 दिया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर द क्वेश्चन टू द गिवन करेक्टली आंसर्ड इट। अच्छा, इसका अगर मान लो वो आंसर जानेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके सही होने का प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगा, एकदम श्योर इवेंट रहेगा, श्योर रहेगा उसके लिए, है ना। और ये हमारा पहला वाला क्या केस बनेगा, एग्जामिनर गेस करेगा। तो गेस होने के केस में उसका आंसर क्या हो सकता है, सही होने का 1/4 आएगा। 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को अब हमने हमारा बन गया। पहला केस में क्या बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि वो या तो गेस करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 दिया हुआ, कॉपी करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1/6 दिया हुआ है, ठीक। और वो खुद से बना के आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी हमने टोटल में से उसको माइनस कर दिया, यानी 1/2 आ गया। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि उसका आंसर सही होने का चांस इसके लिए 1/3 होगा, जब गेस करेगा तो, कॉपी करेगा तो 1/8, और खुद से जानता रहेगा तो उसका आंसर भाई सीधी सी बात है 1 होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही इज करेक्टली आंसर्ड इट। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, इसमें से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों, 1 × 1/2 डिवाइड बाई 1/3 × 1/4 प्लस 1/6 × 1/8 प्लस 1/2 × 1। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करिए, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/12 प्लस 1/48 प्लस 1/2। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1, तो 4 + 1 + 4 + 1 + 24 कितना आ जाएगा, 29। नीचे में 29 आ रहा है, 29 है ना, यानी सॉल्व करेंगे तो 1/2 डिवाइड बाई 29 डिवाइड बाई 48 आ रहा है। तो
तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 48 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 29, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 29, ये आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे हमारे ये चीज़ नहीं दिया हुआ था और बाकी हमारा ये दो इवेंट्स नहीं दिए हुए थे, इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ था। तो ये कैसे कैलकुलेट किया, ये हमने इसलिए इनको बता दिया। समझ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, बाकी आप लोग इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, देखो रैंडम वेरिएबल की अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो ये क्या होता है, इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the sample space of a random experiment, ठीक। मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे मान लिया इफ x denotes the number of heads obtained, then x is a random variable, and for each outcome its value is as। मान लिया हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर मान लेते हैं जस्ट सपोज हमने दो कॉइन को टॉस किया, ठीक, दो कॉइन को टॉस किया, तो उसमें हमको हेड आने के लिए बात किया जा रहा है कि हेड के लिए आप रैंडम वेरिएबल में हेड क्या के लिए आप इसको डिनोट करिए, किस तरीके से आप डिनोट करोगे। तो अगर मान लेते हैं हम हेड की बात करते हैं तो यहाँ कितने हेड आएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक। मतलब रैंडम वेरिएबल को अगर हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हेड के केस में देखो हमारा यहाँ कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ अगर मानो टेल आएगा तो रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा, या टेल हेड आएगा तो यहाँ भी हमारा रैंडम वेरिएबल 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे किसी एक्सपेरिमेंट की जो बात किया जा रहा है तो किसकी बात किया जा रहा है, हेड के आने की बात किया जा रहा है। यहाँ हमने लिखा है कि इफ x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन देन x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड फॉर ईच आउटकम इट्स वैल्यू इज। तो ये हेड के लिए हमने 2 ले लिया, एक ही हेड यहाँ आ रहा है तो हमने 1 ले लिया, यहाँ एक भी नहीं आ रहा तो हमने 0 ले लिया, यहाँ एक हेड आ रहा है तो उसके लिए हमने 1 ले लिया, ठीक। तो ये हमारा तरीका होता है। जस्ट सपोज मान लेते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और, जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रैंडम वेरिएबल के केस में, ये नोट करके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पहला चीज़ ये कि जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमको पता ही है, इस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए किसी भी प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक। दूसरा चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कि जितने आप प्रोबेबिलिटी इसमें रैंडम वेरिएबल में आप लिखोगे i बराबर 1 to n, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑल द वैल्यूज विल बी इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज विल बी इक्वल टू 1। हमने एक क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, मतलब एक पेयर ऑफ डाइस को 2 बार थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि डबलेट, पहले बात तो ये समझो कि डबलेट का मतलब क्या होता है। डबलेट का मतलब ये होता है कि अगर पहले वाले डाइस पे 1 आता है तो दूसरे पे भी 1 आए, अगर पहले पे 2 आता है तो दूसरे पे भी 2 आए, पहले पे 3 आता है तो दूसरे पे भी 3 आए, 4 आता है पहले पे तो दूसरे पे भी 4 आए, पहले 5 आता है तो दूसरे पे भी 5 आए, और पहले पे 6 आता है तो दूसरे पे भी 6 आए। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं
हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। ये टेबल बनाया और इस टेबल के जरिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इस टेबल में हमारा पहला वाला जो टर्म्स रहता है उसको हम लोग x रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, यानी कितनी बार डबलेट आएगा, और दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम 2 बार डाइस को थ्रो कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस को 2 बार उछाल रहे हैं, तो पहली कंडीशन क्या आ सकती है कि डबलेट 0 बार, यानी दोनों बार भी नहीं आए। 2 बार उछाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 1 बार आ जाए, और ये भी हो सकता है कि डबलेट दोनों बार आ जाए। समझ रहे हो, मतलब हमने क्या किया, होता है ना हम लोग जैसे लूडो खेलते हैं तो 6 आने का क्या करते हैं, मान लो हमारे पास 2 चांसेस हैं, तो 2 चांस में अगर मैं थ्रो करूंगा तो क्या हो सकता है कि दोनों बार भी नहीं आए, दोनों में से 1 बार आ जाए या दोनों में से दोनों बार आ जाए, यही तो कुल पॉसिबिलिटी हमारे पास बनेगी। तो यही चीज हम क्या कर रहे हैं, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें कंडीशन तरीका क्या होता है कि हम क्या करेंगे, टोटल हमारा NS यानी हम एक डबलेट कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो एक डबलेट के लिए हमारा जो NS हमारा आएगा, NS कितना होता है, 36 होता है, मतलब 2 डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हैं तो 6 × 6 36 आएगा। तो सिंगल डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, क्यों, इसमें से मान लेते हैं हम डबलेट की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, 6/36 कितना 1/6 आ जाएगा, या 6/36 ही रहने देते हैं। और डबलेट न आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो कितना आ जाएगा, 30/36 आ जाएगा। ये डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी है और ये न आने की प्रोबेबिलिटी है। भाई हमारे पास फेवरेबल कंडीशन कितना है, ये टोटल 6 है, और अनफेवरेबल यानी टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 36। तो 6/36 आएगा, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 6/36 आ जाएगा। तो 6/36 आने की और 30/36 न आने की प्रोबेबिलिटी है। तो न आने की प्रोबेबिलिटी मतलब पहली बार भी नहीं आ रहा और दूसरी बार भी नहीं आ रहा है। समझ रहे हो, अगर मान लो हमारा डबलेट पहली बार भी नहीं आ रहा है और दूसरी बार भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5/6 आएगा, और ये हमारा कितना आएगा, 1/6 आएगा। तो पहली बार भी ना आए और दूसरी बार भी ना आए, तो पहली बार भी नहीं आएगा और दूसरी बार भी नहीं आएगा, तो 5/6 × 5/6 कितना आ जाएगा, 25/36 हो जाएगा। ठीक, और इसको हमने क्या कर लिया, दोनों बार आ जाए, दोनों बार आ जाने का मतलब पहली बार भी आ जाए और दूसरी बार भी आ जाए, तो कितना आ जाएगा, 1/36 आ जाएगा। अब देखो हम लोगों को जब भी कैलकुलेट करना होगा ना, तो हमने आपको एक कंडीशन बताया था, ये ऊपर में क्या बताया था कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। तो जो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किए हैं, अगर मान लो मेरे को ये वाला कैलकुलेट नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा, 25/36 प्लस मान लेते हैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 वाला कंडीशन को रहने देता हूं, और यहाँ 1/36 इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 की अगर मैं बात करूंगा तो 1 - 26 / 36 आएगा। इनको और इनको सम करूंगा तो कितना आएगा, 26/36, और इधर लाऊंगा तो ये हमारा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 36 - 26 / 36 कितना आ जाएगा, 10/36। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या चीज पता है, 10/36। तो अगर मेरे को इनमें से किसी एक को कैलकुलेट करना हुआ तो मैं इस मेथड का भी यूज कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये भी कैलकुलेट कर लो, मान लो इस मेथड से नहीं करना चाहते हो तो कैसे करोगे कि मान लेते हैं पहली बार आता है और दूसरी बार नहीं आता है, 5/6, ये 1/6 5/6, या पहली बार आ जाए ना आए और दूसरी बार आ जाए, तो ये कितना आ जाएगा, 5 + 5 10/36, वही आया देखो। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, समझ गए। नेक्स्ट हमारा आता है मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे मीन एंड मीडियन, मीन एंड मीडियन दोनों, नहीं सॉरी, मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस।
of a random variable। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो हमारे पास इस तरीके से टेबल बना हुआ है तो सिंपल, अगर मान लो मेरे को इसी का मीन कैलकुलेट करना होता, इसी का जो ऊपर क्वेश्चन हमने दिया है इसी का मान लो हमको मीन कैलकुलेट करना होता, तो मीन के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं पता है, ये जो हमारा वैल्यू होता है इसको, इन दोनों को, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ठीक, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, और इन सबको ऐड कर दिया, जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो देखो एक क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं, यही हमारा मीन हो जाता है, ठीक। तो एक क्वेश्चन मान लो हमने कैलकुलेट कर लिया, और अगर मान लो मीन का फार्मूला आपको लिखना है तो मीन का फार्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n और एक्स आई पी आई, ऐसे हो जाता है, ये मीन का फार्मूला हो जाता है। और ये एक्स आई पी आई है क्या चीज़, अगर मान लो मैं टेबल बनाऊं तो टेबल के लिए हमारा किस तरीके से कर सकते हैं, ये मान लो हमारा एक्स है और ये हमारा पी एक्स है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने x1 लिया, x1 x2 एंड सो ऑन, मान लो xn तक वैल्यू ले लिया, ठीक। यहाँ पे क्या लिया, p1 लिया, यहाँ p2 ले लिया एंड सो ऑन, मान लो pn ले लिया। तो ये जो हमारा वैल्यू है इस तरीके से, अगर मान लो हमको कैलकुलेट करना है सारी वैल्यूज को, तो ये इस तरीके से हम लोग ये मीन का फार्मूला होता है, ठीक है। और वेरिएंस के लिए अगर मान लो मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो वेरिएंस का जो हमारा फार्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर इंटू पी आई, ठीक है, एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस मीन का स्क्वायर, तो ये हमारा वेरिएंस का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले अगर मान लो मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको मीन कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, x denotes the number of heads appeared. Find mean and variance of x. Find mean and variance of x, ठीक। तो सबसे पहले आप देखो, किसी कॉइन को 3 टाइम्स अगर थ्रो किया जाएगा तो जो हमारा सैंपल स्पेस आएगा वो क्या क्या आ सकता है, या तो तीनों हेड आए, ठीक, या पहले 2 पे हेड आए, ठीक, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल फिर हेड आए, फिर हेड टेल टेल आए, टेल हेड हेड आए, टेल हेड टेल आए, या टेल टेल हेड आए, या टेल 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 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टेल टेल आए। तो ये हमारा टोटल हमारा कंडीशन आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं टेबल बनाता हूँ तो टेबल बनाऊंगा तो इस डाइस को कितनी बार थ्रो किया जा रहा है, डाइस को कितनी बार थ्रो किया जा रहा है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ x ले लिया, यहाँ x ले लिया, और यहाँ हमने px ले लिया, ठीक, यहाँ x ले लिया और यहाँ हमने px ले लिया, ठीक। तो इस केस में अगर मान लो डाइस को 3 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये हो सकता है कि तीनों बार में से एक बार भी हेड न आए। अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, तीनों में से एक बार भी हेड नहीं आए, तीनों में से एक बार हेड आए, यानी एक हेड आए, एक बार नहीं एक हेड आए, ठीक, तीनों में से 2 हेड आए,
और तीनों बार में से तीनों बार हेड है। ठीक, तो ये हमारा कुल कंडीशन हमने बना दिया। अब इनको हमको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो अगर मान लो मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर मान लो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, 1 टाइम्स हेड आने की, यही तो बोला जा रहा है यहाँ पे। अगर मान लो मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 0 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होगा, ये सिर्फ आपका आएगा, ये वाला लास्ट वाला ही कंडीशन बनेगा इसमें, है ना। तो वहां पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/8 आएगा। 1 टाइम्स हेड कहाँ कहाँ दिख रहा है बताओ, यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। 2 टाइम्स हेड कहाँ कहाँ दिख रहा है, 1 2 3 टाइम्स, यहाँ मतलब 3/8 आ जाएगा। चौथे को कैलकुलेट करना है तो इन तीनों को ऐड करके 1 से माइनस कर दूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ये हमारे पास दिख ही रहा है 1/8, ये आ गया। तो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया इनका। अब मेरे को क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए अगर मान लो मैं लिखूं, जस्ट सपोज मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ xi पी आई होता है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा, सबको सम कर लेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। 3 और 6 और 3 9/8 ना, 6 और 3 9, 9/8 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 3/8 6 3 9 3 12 12 आएगा ना, यहाँ 12/8 आ रहा है। हाँ, तो 12/8 यानी क्या आ जाएगा, 3/2 आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक, ये हमारा मीन आ गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस के लिए हम लोग का फार्मूला क्या होता है, x² इंटू पी आई माइनस मीन का स्क्वायर। तो x² यानी 0 का स्क्वायर इंटू 1/8 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 3/8 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 1/8 माइनस मीन का स्क्वायर यानी 9/4। तो देखो क्या आ जाएगा फिर, 1 का स्क्वायर यानी 3/8 और फिर 4 3 12/8 प्लस 9/8 माइनस 18/8 कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, 15 और 15 माइनस इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो माइनस 9/8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6/8 यानी 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा वेरिएंस हो जाएगा ऐसे केस में। ठीक, इसमें क्या होता है बर्नौली ट्रायल्स में, इसमें हम लोग थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं कि इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n times under similar condition, we say that n trials of the experiment have been made. ठीक, इसमें और क्या लिखोगे कि इन
in each trial the probability of success and failure remains constant. ठीक, तो इस टाइप के जो ट्रायल्स होते हैं उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो एक ही चीज को, जैसे मान लो क्वाइन से हेड और टेल आने की अगर हम एक बार भी उछालें तो उतना ही प्रोबेबिलिटी आएगा, 50 बार उछालें तब भी वही प्रोबेबिलिटी आएगा। तो इसी चीज को क्या बोला जा रहा है कि अगर हम उस चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो हर बार हमारा सेम कंडीशन, यानी चांसेज ऑफ हेड या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगा वो सेम होना चाहिए हर बार। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि मतलब ऐसी कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं। ठीक, अगर मैं इसका स्टेटमेंट बोलूं, ये तो मान लो हमारा डेफिनेशन हो गया। स्टेटमेंट क्या है कि लेट E be a event, E be an event, and P is the small p. P is the probability of occurrence of an event in one trial। ठीक, और Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे 1 माइनस पी। इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट E इन वन ट्रायल। अच्छा, इसमें सबसे जरूरी कंडीशन क्या है कि इसमें P प्लस Q का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। दो ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें दोनों का एक इवेंट के होने की कंडीशन है और दूसरे उसी इवेंट के न होने की कंडीशन है। तो फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, अगर एक ही इवेंट को हम 50 बार या n टाइम्स, n में से r सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी अगर मान लो हमको निकालना है तो आप लिखोगे कैसे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event E exactly r times in n trials is denoted by probability of x is equal to r, और इसी को हम क्या रिप्रेजेंट करें पी आर से। और ये जो वैल्यू हमारा आता है वो आता क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू, यानी n में से r टाइम्स सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, n सी आर p टू दी पावर r एंड q टू दी पावर r। तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब जैसे मान लो हम एक कॉइन को 10 बार उछाल रहे हैं, 10 बार में से 5 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी या 8 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो वही हम इसमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और एक बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, और उसमें से n टाइम्स 10 बार एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें से r सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। इसमें एक दो पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी हमने डिफिनीशन में भी बताया था, है ना, जो भी हम ट्रायल कर रहे हैं, पहला चीज ईच ट्रायल इज सेम, ईच ट्रायल विल बी सेम, यानी हम अलग अलग ट्रायल नहीं कर सकते। पता चला पहली बार आप एक कॉइन उछाले, मतलब फेयर कॉइन उछाले, दूसरी बार अनफेयर कॉइन उछाल दिए, तो बार बार सक्सेस हमारा बदल जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन में अगर दूसरा पॉइंट में बात करूं, ईच
must be surely result oriented in either a success और a failure। चाहे सक्सेस हो रहा है चाहे फेल्योर हो रहा है, लेकिन हर बार सेम रिजल्ट आना चाहिए और जो भी आए वो बार बार वही आना चाहिए। ठीक। इसके अलावा थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, मतलब उसका कुछ ना कुछ टर्म रहेगा। आप 10 बार करोगे, 50 बार करोगे, है ना, जो भी है। अब ये नहीं कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसा नहीं। फिर ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी पिछले वाले से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। जो अभी आप ट्रायल ले रहे हो या ट्रायल कर रहे हो, उसका अगले वाले से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक। इसके अलावा हमने बताया था कि P प्लस क्यू का वैल्यू 1 होगा फेल्योर और सक्सेस का। और आखिरी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम remains the same in every trial, जो कि मैं पहले ही लिख चुका हूं, बता चुका हूं। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, बर्नौली ट्रायल्स होता है, और इसको आप ट्राई करना। एक क्वेश्चन हम लोग इसमें बता देता हूँ या लिख देता हूँ, आप लोग ट्राई करके आओगे। इफ अ फेयर coin is tossed 9 times, find the probability of पहला exactly 6 heads, दूसरा at least 6 head, और तीसरा at most 6 head। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन। तो इसमें आप पहले वाले में देखो क्या रखोगे, अगर सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू तो आपको पता ही चल गया, n का वैल्यू ये है 9, p का वैल्यू हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, q का वैल्यू 1/2। पहले वाले में r का वैल्यू 6 रख देना। एट लीस्ट 6 बोला जा रहा है, तो एट लीस्ट 6 का मतलब ये हुआ कि r का वैल्यू 6 प्लस r का वैल्यू 7 प्लस r का वैल्यू 8 प्लस r का वैल्यू 9, यानी 6 से लेकर के कहां तक रखोगे, 9 तक। और एटमोस्ट 6 बोला जा रहा है, तो इसी को या तो ये जो आपने कैलकुलेट किया है वहां से इसको माइनस कर दो, या आप 0 से स्टार्ट करो और कहां तक लेके जाओगे, एटमोस्ट 6 यानी 6 तक। तो r का वैल्यू 0, फिर r का वैल्यू 1, फिर r का वैल्यू 2, फिर r का वैल्यू 3, फिर r का वैल्यू 4, r का वैल्यू 5, r का वैल्यू 6 तक रखो और कैलकुलेट कर लिया। ठीक है।